कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर से, जहां हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं। माइक पेशे से एक इंजीनियर था और एक स्टील फैक्ट्री में काम करता था। वो एक अमेरिकन नागरिक होने के बावजूद अपने काम की वजह से इन दिनों रशिया में रह रहा था। माइक के फैमिली में सिर्फ उसकी वाइफ जूलिया थी और जूलिया और माइक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भले ही माइक की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपनी लाइफ में काफी खुश था क्योंकि उसकी वाइफ भी उसे उतना ही प्यार करती थी। लेकिन चूंकि जॉब की वजह से माइक अपनी वाइफ से दूर रहता था, तो जूलिया हमेशा उसका इंतजार करती रहती थी। माइक भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर कुछ महीनों में एक बार अपनी वाइफ से मिलने जाता था। इसी तरह उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। फिर देखते देखते उनकी एनिवर्सरी का दिन आ गया, इसीलिए माइक उस दिन छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहा था। दूसरी तरफ उसकी वाइफ जूलिया उससे फोन पर बात करते हुए उसे सरप्राइज देने के लिए सारे इंतजाम कर रही थी। और आज जूलिया बहुत खुश थी क्योंकि जूलिया इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। लेकिन जब जूलिया काम करते करते माइक से बात कर रही थी, तभी अचानक उनके घर की बिजली चली जाती है। जूलिया माइक को लाइन पर ही छोड़कर घर का सर्किट चेक करने जाती है और कुछ ही देर में वो लाइन ठीक भी कर देती है। अब माइक जूलिया से कहता है कि उनकी एनिवर्सरी के मौके पर कल वो उसे बीच पर घूमने ले जाएगा। ये सुनकर जूलिया बहुत खुश हो जाती है। माइक उसे बताता है कि बस 10 मिनट में वो घर पहुंचने वाला है। लेकिन ठीक उसी समय जूलिया के पास एक आदमी आ जाता है। ये वही आदमी था जो कई दिनों से जूलिया पर नजर रख रहा था। मौका मिलते ही आज वो जूलिया पर झपट पड़ता है क्योंकि उसे पता था कि उसका हस्बैंड घर पर नहीं रहता। जूलिया उस आदमी से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जूलिया जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी सारी आवाज फोन पर माइक सुन रहा होता है। माइक एकदम बेचैन हो जाता है और जितनी तेज हो सके कार चलाना शुरू कर देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी वाइफ बड़े खतरे में है। वो आदमी एक चाकू से जूलिया को मार ही देता है, जबकि जूलिया जी जान लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई कोशिश काम नहीं आती। उधर माइक जल्दी जल्दी किसी तरह अपने घर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर पहुंचकर उसे अपनी वाइफ की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। फिर हिम्मत जुटाकर जब वो ड्राइंग रूम में जाता है तो उसे सोफे पर उसकी वाइफ नजर आती है। माइक उसके पास जाकर समझ जाता है कि उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। माइक के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक पल के लिए तो जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। माइक अपनी वाइफ को सीने से लगाकर रो रहा था। तभी उसी समय वो आदमी पीछे से आकर माइक के सिर पर वार करता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन माइक तुरंत ही उठकर उस आदमी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। बाहर आकर वो उसे कहीं नहीं देख पाता, लेकिन कुछ देर बाद वो उसी आदमी को एक बस में देख लेता है। वो दौड़कर किसी तरह बस को रोकता है और अंदर घुसकर उसे मारना शुरू कर देता है। वो आदमी भी चाकू से माइक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उससे ज्यादा ताकतवर था। वो आदमी किसी तरह भागकर बाहर निकलने लगा है, लेकिन माइक उसके हाथ से चाकू छीनकर उल्टा उसे ही पीछा करने लगा है। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले ये नजारा देख लेते हैं। नतीजे में पुलिस दोनों को वहीं से अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो आदमी असल में बहुत अमीर था, इसलिए कुछ ही दिनों में वो जमानत पर बाहर आ जाता है। माइक ने कोर्ट में उस आदमी के सारे अपराध बताए, फिर भी किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा माइक के ही खिलाफ वारंट निकल जाता है। उस पर एक भयानक झूठा केस डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि उसकी वाइफ की मौत में उसी का हाथ है। ऐसे में कोर्ट में माइक के सामने वही आदमी आता है और माइक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका नाम है सर्जियो। वो कहता है अगर माइक में दम है तो वो कुछ करके दिखाए, क्योंकि उसने पहले ही सबको खरीद रखा है, इसलिए माइक उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि वो खुलेआम कहता है कि माइक की वाइफ के पास जाकर उसे बहुत मजा आया था। ये सुनकर माइक, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था क्योंकि वो बहुत सीधा साधा इंसान था, एकदम पागल सा हो जाता है। गुस्से में वो अपने पास खड़े एक पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और सबके सामने कोर्ट के अंदर ही सर्जियो को गोली मारकर उसकी मर्डर कर देता है। इसके बाद माइक तुरंत शांत हो जाता है, लेकिन चूंकि उसने सबके सामने सर्जियो को मार डाला था, इसलिए कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है और उसे इनहिल नाम की एक जेल में भेजने का आदेश देता है। अब कोर्ट का फैसला खत्म होते ही माइक को तुरंत कैदियों वाली एक बस में बैठा दिया जाता है और उसे सीधे इनहेल नाम की उस जेल में ले जाया जाता है जो आबादी से बहुत दूर स्थित थी। यह असल में रूस की एक बेहद डरावनी और खतरनाक जेल थी। इस जेल में वही कैदी लाए जाते थे जो बहुत ही खतरनाक, हिंसक और कई बार दूसरी जेलों से भाग चुके होते थे। लेकिन यह ऐसी जेल थी जहाँ से किसी भी इंसान का भाग निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। यहाँ का माहौल भी एकदम नर्क जैसा था, इसलिए बहुत से लोग इस जेल को धरती का जहन्नुम कहते थे। यहाँ के गार्ड भी कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। माइक को भी कई कैदियों के साथ यहाँ लाया जाता है। जेल के पहले ही दिन गार्ड्स माइक के साथ बेहद बुरा बर्ताव करते हैं। उसे मार पीट कर एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ माइक और बाकी नए कैदियों के सिर के बाल काट दिए जाते हैं और उनके कपड़े भी बदलवा दिए जाते हैं। यहाँ माइक ने अपनी पैंट के अंदर अपनी वाइफ की एक फोटो छुपा कर रखी हुई थी, जो उसके लिए उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। लेकिन वहाँ के ऑफिसर माइक को सर्च करते समय ये सारी चीजें पकड़ लेते हैं। माइक कई बार उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कम से
कम उसकी वाइफ की रिंग उसे रहने दें, क्योंकि वही उसकी आखिरी याद है। लेकिन ऑफिसर उसके हाथ से सब कुछ छीन लेते हैं, यहाँ तक कि सबके सामने उसकी बुरी तरह पिटाई भी करते हैं। ऑफिसर तो माइक की वाइफ की फोटो देकर बहुत गंदी बातें भी करता है। इसके बाद माइक को कम्युनल सेल नाम की एक जगह ले जाया जाता है जो बहुत अंधेरी थी। माइक को ये जगह बेहद डरावनी लग रही थी। रात के समय जब सारे कैदी सो चुके थे, तभी आधी रात को कुछ गार्ड वहां आते हैं। वहां एक कैदी था बिली। गार्ड जबरदस्ती बिली को पकड़कर ले जाते हैं। बिली बाकी कैदियों की तुलना में देखने में काफी अच्छा था, इसलिए हर रात उसे जबरदस्ती जेल के कुछ पावरफुल कैदियों के रूम में भेज दिया जाता था। आज भी उसे एंड्रे नाम के एक खतरनाक कैदी के सेल में ले जाया गया, जहां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। एंड्रे असल में एक रूसी माफिया था और जेल का बेहद खतरनाक फाइटर भी। उसके गैंग के लोग ऑफिसरों को लगातार पैसे देते रहते थे, इसलिए ऑफिसर भी उसके इन गलत कामों में उसका साथ देते थे। अगली सुबह जब सेल से बाहर लाया जा रहा था, माइक वहां बिली को देखता है। बिली किसी जगह पर बैठकर रो रही थी और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। माइक ने कल रात बिली की चीखें सुनी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया था कि असल में उसके साथ क्या हुआ। इस बीच कैदियों की लाइन में एंड्रे भी था। उसने माइक को देखकर उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी वाइफ का कातिल कहकर गुस्से में चिल्लाया। ये सुनकर माइक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी एंड्रे ने माइक को धक्का दिया और माइक ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में लाइन टूट गई और वहां लड़ाई शुरू हो गई। गार्ड्स उन्हें बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। फिर कुछ गार्ड आए और माइक को पकड़ लिया, लेकिन एंड्रे को कुछ नहीं कहा। इस लड़ाई की सजा के रूप में माइक को जेल के टॉर्चर सेल में भेज दिया गया। ये जेल का सबसे डरावना हिस्सा था। वहां का टॉयलेट ओवरफ्लो हो चुका था और बाहर के टॉयलेट में गंदा पानी चला गया था, जिससे वहां बदबू इतनी थी कि माइक के लिए रहना मुश्किल हो गया। वहां सोने के लिए भी कोई ऊंची जगह नहीं थी और जो थी उस पर सोना बेहद कष्टदायक था। टॉर्चर सेल में आने के बाद माइक को सिर्फ एक बार खाना दिया गया। उसके बाद कई दिनों तक उसे न तो खाना दिया गया और न ही पानी। भूख और तकलीफ से परेशान होकर माइक ने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। वैसे भी अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो अब दुनिया में नहीं रही थी। तो वह सोचने लगा कि अब जिंदा रहकर भी क्या करेगा। उसने अपनी शर्ट उतारकर उसी से खुद को फांसी देने की कोशिश की, लेकिन वो शर्ट बहुत नॉर्मल कपड़े की थी, इसलिए वो सफल नहीं हुआ। फिर मरने की कोशिश में वह दीवार पर अपने सिर को बार बार मारने लगा, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी मौत जैसे उसके करीब नहीं आ रही थी। इन सब से थकर जब वह वहां चुपचाप बैठा था, तभी उसे वहां एक बहुत खूबसूरत तितली दिखाई देती है। तितली को देखकर माइक को ऐसा महसूस होता है कि शायद यह उसकी वाइफ की आत्मा है जो अभी भी उसके साथ है। तभी उसे अपनी वाइफ की वो प्यारी बातें याद आती हैं, जहां उसने कहा था कि वह हमेशा माइक को खुश देखना चाहती है, उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है और वह चाहती थी कि माइक इस दुनिया में अच्छी तरह मजबूती से जिए। अपनी वाइफ की बातें याद आते ही माइक को जीवन में जीने की प्रेरणा मिलती है। वह ठान लेता है कि अब वह खुद से कभी नहीं मरेगा। आज सुबह उसे वहां थोड़ा सा खाना दिया गया था ताकि वह किसी तरह जिंदा रहे, लेकिन माइक ने खुद को खत्म करने के इरादे से वह खाना नहीं खाया। तभी जब तितली उस खाने के ऊपर बैठी, माइक ने वो खाना अपने हाथ में लिया और खाने लगा। कुछ ही दिनों बाद माइक को उस टॉर्चर सेल से बाहर निकाला गया और उसे एक नए सेल में भेज दिया गया। इस नए सेल में एक और कैदी था जिसका नाम फ्यूरियस था। वह दिखने में बहुत डरावना था और उसने लगभग 3 मर्डर करके यहाँ आना पड़ा था, इसलिए माइक को वहां रहकर काफी डर लग रहा था। एक ऑफिसर माइक से कहता है कि अगर वह चाहे तो वे उसे यह सेल बदलकर दूसरी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे पैसे देने होंगे। माइक के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वह वहीं इस सेल में रहना चाहता था। सेल में प्रवेश करने के बाद माइक बिल्कुल शांत रहा। वह कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे फ्यूरियस के साथ झगड़ा हो। वह चुपचाप अपनी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन फ्यूरियस को देखकर माइक को कोई डर नहीं हुआ, क्योंकि फ्यूरियस भी चुपचाप था और अपने तरीके से समय बिताता था। वह अक्सर किताबें पढ़ने में व्यस्त रहता था और माइक के सामने से गुजरने पर भी उस पर ध्यान नहीं देता था। इस तरह उसी सेल में रहते हुए माइक के कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक फ्यूरियस ने उससे एक भी शब्द नहीं कहा था। दूसरी तरफ धीरे धीरे माइक की पहचान बिली से होने लगती है। बिली उसे अपनी सारी हालत बताता है कि उसके साथ आखिर क्या क्या हो रहा है। असल में यहाँ लगभग सारे कैदी रूसी थे, लेकिन बिली और माइक दोनों ही अमेरिकन थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी उनके पास व्हील चेयर पर बैठा एक कैदी आता है जिसका नाम था हेनरी। वह भी उनकी तरह अमेरिकन था, इसलिए वह भी उनसे बातें करने लगा है। हेनरी बहुत पुराना कैदी था और जेल के हर कोने कोचे की इन्फॉर्मेशन उसे थी। माइक, बिली और हेनरी तीनों जेल की बातों पर चर्चा कर रहे थे और देखते ही देखते उनके बीच अच्छी दोस्ती बन जाती है।
हेनरी उन्हें बताता है कि एंड्रे वही कैदी जो बिली को रोज टॉर्चर करता है, असल में इस पूरी जेल को पैसे से अपने कब्जे में कर चुका है। उसकी इशारों पर ही यहाँ सब कुछ चलता है। वह रूस का बेहद पावरफुल और अमीर माफिया है। हेनरी माइक को एक सलाह देता है। वह कहता है कि इस जेल में पैसा देकर सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर बाहर माइक के अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो उसे किसी भरोसेमंद इंसान के जरिए वे पैसे यहाँ मंगवा लेने चाहिए और उन पैसों को छुपाकर रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी खतरे से वही पैसा उसकी जान बचा सकता है। उस रात जब माइक सो रहा था, वह अपनी वाइफ के बारे में एक भयानक सपना देख रहा था। उसने सपना देखा कि कैसे वह नर पशु उसके ऊपर हमला कर रहा था और उसकी वाइफ डर और आतंक में कितनी कष्ट में थी। माइक सोते सोते चिल्ला उठा, लेकिन फ्यूरियस को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फ्यूरियस माइक के पास आया और उसके मुंह को दबा दिया। वह कुछ नहीं कहता, बस माइक से चुप रहने को कहता है। माइक इस समय बहुत डर गया था। वह सोच रहा था कि फ्यूरियस उसे मार देगा। इसके अलावा जिस दिन से माइक इस सेल में आया था, वह पूरी तरह से डर और आतंक में था और ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। फ्यूरियस अपने सेल में किसी भी तरह की आवाज पसंद नहीं करता था, इसलिए माइक डर के मारे हिल भी नहीं सकता था। अंततः सुबह होने के बाद माइक हेनरी से कुछ पैसे उधार लेता है और सीधे वहां के ऑफिसर के पास जाता है जिस पर इस पूरी जेल की जिम्मेदारी है। माइक पैसे देकर उससे कहता है कि प्लीज उसका सेल बदल दिया जाए, क्योंकि फ्यूरियस के डर से वह वहां रह नहीं पा रहा। फ्यूरियस को देखते ही उसका बहुत डर लगता है, लेकिन ऑफिसर माइक की बात सुनकर हंसता है और कहता है, तेरी तो शर्म नहीं आई? कुछ पैसों के लिए मेरे पास आया है, इन पैसों से कोई काम नहीं होगा। माइक तब उदास होकर वहां से चला आता है। उस दिन फिर माइक से जैक नाम का एक लड़का मिलने आता है। जैक असल में उसकी वाइफ का छोटा भाई था। जैक माइक से कहता है कि वह बिल्कुल भी उदास ना हो, जो कुछ भी हुआ वो उसके भाग्य में लिखा था। साथ ही उसने तो अपनी हाथों से अपनी वाइफ के कातिल को सजा दी। इससे बड़ी संतुष्टि और क्या हो सकती है। जैक बताता है कि जूलिया को बहुत ही अच्छे तरीके से दफनाया गया और एक वकील के जरिए कोशिश की जा रही है कि माइक की सजा थोड़ी कम हो सके, इसलिए माइक को किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर जैक माइक को कुछ पैसे देता है और कहता है कि उसने सुना है कि जेल में अलग अलग जगहों पर पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए माइक इन पैसों को अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करे। माइक जैक को धन्यवाद देता है। अगले दिन माइक और कई अन्य कैदियों को एक जगह ले जाया जाता है। वहाँ माइक जानता है कि कैदियों को बाहर से लेकर आकर ऐसे काम करवाए जाते हैं। ये काम बहुत मेहनती थे, लेकिन मजबूरी में हर कैदी को ये करने पड़ते थे। इसके बदले उन्हें थोड़े बहुत पैसे दिए जाते थे जिन्हें वे जेल में इस्तेमाल कर सकते थे। हर कैदी मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन माइक कभी ऐसे काम नहीं करता था, इसलिए उसे ये काम करना आसान नहीं था। तब एक ऑफिसर आकर उसे बहुत गालियां देता है। माइक बाकी कैदियों को देखकर कोशिश करता है कि वह भी काम ठीक से करे और काम पूरा करे। काम खत्म होने के बाद जब वे फिर जेल लौटे हैं तो सभी को दोपहर का खाना खिलाने के लिए ले जाया जाता है। माइक, बिली, हेनरी और एक और नए कैदी के साथ खाने बैठता है, लेकिन बिली को देखते ही उसी समय एंड्रे वहां आ जाता है। एंड्रे उन्हें कमजोर पाकर बेतुकी बातें करने लगता है और उनका खाना तक खराब कर देता है, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह एंड्रे के साथ टकराए, इसलिए उन्हें उस दिन भूखे रहना पड़ता है। फिर जेल के मैदान में माइक देखता है कि यहाँ लगातार स्पार्का नाम का एक खेल होता है। ये खेल खास तौर पर कैदियों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें जेल के सबसे ताकतवर कैदी हिस्सा लेते हैं। ये खेल पूरी तरह से यहाँ के जनरल द्वारा संचालित होता है। हर मैच शुरू होने से पहले दो कैदियों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। यहाँ बड़े बड़े कैसीनो कंपनियों के मालिक आते हैं और इन कैदियों पर करोड़ों रुपये की सट्टा लगाते हैं। इससे उन्हें फायदा होता है और यहाँ के हर ऑफिसर भी लाखों रुपये कमाते हैं। असल में यह खेल कैदियों का इस्तेमाल करके एक बड़ा बिजनेस चलाने का तरीका था। बहुत अमीर गेस्ट भी इन मैचों का मजा लेने आते हैं और ऑफिसरों को बहुत पैसे देते हैं। यहाँ का जनरल भी विभिन्न कैदियों पर सट्टा लगाता था और विशेष रूप से एंड्रे उसका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी था। क्योंकि एंड्रे बहुत ताकतवर था, इसलिए उस पर जितनी बार भी सट्टा लगाई जाती, एंड्रे उतनी ही बार जीता। इस बार भी जनरल ने एंड्रे पर सट्टा लगाया और एंड्रे हर कैदी को पल भर में हराने लगा। कुछ लगातार मैच जीतने के बाद एंड्रे बिली को उसके साथ लड़ने के लिए ऑफर करता है, लेकिन बिली डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाता है। हालांकि चूंकि एंड्रे हर रात बिली को टॉर्चर करता था, इसलिए आज बिली ने उसके सामना करने का फैसला किया। वह अपनी टूथब्रश को तेज करके हथियार बना लेता है। जब ऑफिसर बिली को एंड्रे के पास ले जाते हैं, बिली उस हथियार से एंड्रे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रे उसकी सारी प्लान समझ जाता है और उल्टा बिली को बुरी तरह पीट देता है। अगली सुबह देखा जाता है कि जब माइक और बाकी कैदी काम कर रहे थे, तभी एंड्रे वहां आता है और माइक को धक्का देता है। वह कहता है कि माइक ने उसे और उसकी टीम का अपमान किया है और वह उसे हर कैदी की तरह सम्मान नहीं देता। माइक तब विरोध करता है और एंड्रे से कहता है कि वह उसके पीछे क्यों पड़ा है, जबकि माइक ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन एंड्रे कहता है कि उसे माइक का एटीट्यूड पसंद नहीं है। जहां सारे कैदी उसकी बात मानते हैं, वहां माइक क्यों अपनी मर्जी चला रहा है। माइक को भी उसकी बात सुननी होगी। ये सब कहते कहते एंड्रे माइक पर हाथ उठाता है।
माइक ऑफिसर के पास शिकायत करने जाता है कि एंड्रे उसे सिर्फ परेशान कर रहा है, लेकिन ऑफिसर भी एंड्रे के पक्ष में था और उसने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। बाकी कैदी भी डर के मारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच एंड्रे और उसके साथी माइक को बुरी तरह पीटते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। वे मनमाने तरीके से उसे लात मारते हैं। बिना कोई गलती किए माइक को फिर से उसी टॉर्चर सेल में भेज दिया जाता है जहां कुछ दिन पहले उसे सजा दी गई थी। अब माइक के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे वहीं रहना था। लेकिन आज उसने सेल की दीवार में एक रैक देखा जो शायद किसी चोट के कारण हुआ था। थोड़ी देर बाद वह दीवार के दूसरी तरफ से आवाज भी सुनता है। वह समझता है कि वहां शायद एक और सेल है जहां कोई और कैदी है। वो कैदी माइक का रिस्पॉन्स पाने के लिए दीवार में हाथ से कुछ बार चोट करता है। माइक भी दीवार पर चोट करके उसे जवाब देता है। माइक उस कैदी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि वह कैदी उसकी बात सुन नहीं पाता। इस तरह लगभग 2 हफ्ते बीत गए। इस दौरान माइक कई बार उस कैदी से बात करना चाहता था, लेकिन उनके बीच सिर्फ दीवार पर चोट मारकर ही बात होती थी। मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता था। माइक को लगता था कि दीवार इतनी मोटी है कि वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। फिर भी दीवार पर चोट मारकर बातचीत करने के इतने दिनों में वे दोनों जैसे दोस्त बन गए। अगले दिन माइक की सजा खत्म होती है और उसे टॉर्चर सेल से बाहर निकाला जाता है। जब माइक अपने सेल की तरफ जा रहा था, तभी एंड्रे फिर से आ जाता है। एंड्रे उसे परेशान करना शुरू करता है और कहता है कि अगर अब से माइक उसकी किसी भी बात की अवहेलना करता है या उसे किसी तरह अपमानित करता है तो वह उसे हमेशा के लिए टॉर्चर सेल में भेज देगा। माइक इस बार एंड्रे से कुछ नहीं कहता और उसकी बात को नजरअंदाज कर जल्दी अपने सेल में पहुंच जाता है। वहां आज फ्यूरियस नहीं था, इसलिए माइक फ्यूरियस की किताबें चुपचाप पढ़कर समय बिताता है। लेकिन उसी समय फ्यूरियस वहां आ जाता है। ये देखकर माइक बहुत डर जाता है और फ्यूरियस से कहता है कि वह बस उसकी किताब का धूल साफ कर रहा था। ये सुनकर फ्यूरियस कुछ नहीं कहता। रात के समय माइक अपने साथियों के साथ डिनर करने जाता है। हर बार की तरह इस बार भी एंड्रे वहां आ जाता है और माइक से बेतुकी बातें करने लगा है। माइक सब कुछ चुपचाप सह रहा था। कुछ देर बाद एंड्रे कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन चाहे कुछ भी कहो, मैंने तुम्हारी वाइफ की फोटो देखी है। सिर्फ उस बलात्कारी ने उसे देखा तो किसी भी आदमी का दिमाग ठीक रहना मुश्किल होता। ये सुनकर माइक पागलों जैसा हो जाता है। वह पहले ही अपनी वाइफ के बारे में सोच सोचकर बहुत डिप्रेस था और अब अपने प्यार की किसी पर इतनी गंदी बातें सुनकर वह एंड्रे को मारने लगता है। कोई उसे रोक नहीं सकता। इससे एंड्रे की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और माइक को फिर से उसी टॉर्चर सेल में भेज दिया जाता है। कई दिनों बाद देखा जाता है कि जेल के बाहर एक जगह अचानक एक बहुत भयानक माइन का विस्फोट होता है, जिससे वहां की मिट्टी में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस मौके का फायदा बिली उठाता है। बिली धीरे धीरे जेल के अंदर से उस गड्ढे को बड़ा करता है और एक दिन उसी गड्ढे के रास्ते जेल से भागने की कोशिश करता है। उसके साथ एक और कैदी भी था। भागते समय एक ऑफिसर उन्हें देख लेता है और तुरंत उस कैदी को गोली मार देता है, लेकिन बिली किसी तरह बच जाता है। फिर भी ऑफिसर उसे पकड़कर जेल वापस ले आता है। जनरल उसे सजा देने के लिए उस रात हर हिंसक कैदी के कमरे में भेजता है और हर एक से पैसे लेता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं। माइक अब बहुत मजबूत हो गया है। उसने अच्छी तरह समझ लिया है कि अगर वह कमजोर रहा तो इस जेल में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ताकतवर कैदियों का राज चलता है। इसलिए माइक ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह जेल का सबसे भयानक कैदी बनेगा, जिससे सभी उसके डर के आगे झुकेंगे। इसी कारण माइक ने टॉर्चर सेल में ही खुद को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वह लगातार तरह तरह के कठिन व्यायाम करता और अपने शरीर की हर मांसपेशी को मजबूत बनाता। टॉर्चर सेल में मौजूद छोटे छोटे सामानों का इस्तेमाल करके वह खुद को बहुत अच्छी तरह मजबूत बनाने की ट्रेनिंग करता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। जब माइक को टॉर्चर सेल से बाहर निकाला जाता है, तब भी वह अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। वह भारी भारी वस्तुएं उठाकर अभ्यास करता। यहाँ तक कि जब फ्यूरियस सोता, तब भी माइक उनके बिस्तर का इस्तेमाल करके बिना कोई आवाज किए ट्रेनिंग करता। दिन प्रतिदिन वह और भी मजबूत होता जाता है, लेकिन उसकी इस ट्रेनिंग के बारे में किसी को पता नहीं था। जब माइक को कैदियों के साथ जेल के मैदान में काम करने ले जाया जाता, तब वह जानबूझकर सबसे कठिन काम करना चाहता था। इसी तरह वह और भी मजबूत हो जाता। धीरे धीरे वह बहुत भारी भारी चीजें भी उठा सकता था। कुछ दिनों तक फ्यूरियस माइक की इस आदत पर नजर रखता, लेकिन उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और वह कुछ भी नहीं कहता। कई दिनों बाद फिर से स्पार्का फाइट का आयोजन किया जाता है। हर बार की तरह एंड्रे मेन फाइटर था और इस बार उसके सामने माइक फाइट करेगा। फाइट से पहले ही एंड्रे माइक के साथ बहुत मजाक करता रहा, लेकिन माइक इस फाइट को बहुत सीरियसली से ले रहा था, क्योंकि उसने इन दिनों सिर्फ इसी दिन के लिए ट्रेनिंग की थी। फाइट शुरू होते ही देखा गया कि माइक, जबकि पहले कभी इस तरह के मैच में नहीं खेला था, शरीर में ताकत होने के बावजूद भी एंड्रे को हराने में असमर्थ था।
1000 कोशिशों के बाद भी वह उसे एक चोट तक नहीं पहुंचा पा रहा था। एंड्रे माइक को मारते मारते उसकी हालत बिगाड़ देता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में इतनी जोर से चोट करता है कि माइक सब कुछ धुंधला देखता है। लेकिन इसी बीच माइक को अपनी वाइफ की याद आती है कि कैसे उस नर पशु ने उसकी वाइफ को टॉर्चर किया और उस पर कितनी गंदी बातें कही। ये सब याद आते ही माइक में फिर से हिम्मत आ जाती है। माइक एंड्रे के पैर पकड़ता है और उसे इतनी जोर से धक्का देता है कि एंड्रे अपना नियंत्रण खो देता है। फिर माइक उस पर हमला करता है। सब लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि ऑफिसर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एंड्रे इतनी बुरी तरह मार खा रहा है। माइक एंड्रे को सभी के सामने पीटते पीटते खून से लथपथ कर देता है। ये पहली बार था जब किसी कैदी ने एंड्रे को हराया था, लेकिन माइक तो एंड्रे को पूरी तरह मारना चाहता था। माइक का यह भयानक रूप देखकर हर कैदी बहुत डर जाता है। जो ऑफिसर यहाँ सट्टा लगाने आए थे वे भारी पैसा हार जाते हैं। जनरल का भी एंड्रे पर लगाई गई सट्टा बर्बाद हो जाती है। इस घटना के बाद एंड्रे अपनी सारी पॉपुलैरिटी खो देता है और कई और मैचों में माइक उसे हरा देता है। धीरे धीरे ऑफिसर भी माइक के पक्ष में हो जाते हैं। अब जनरल माइक पर सट्टा लगाता है और इससे उसे बहुत पैसा कमाई होती है। इसलिए वह कुछ दिन बाद कई मैच आयोजित करता है जिनमें मुख्य फाइटर माइक होता है। माइक दिन प्रतिदिन खुद को और ज्यादा योग्य साबित करने के लिए जनरल की बात मानकर अलग अलग कैदियों के साथ लड़ाई करता है। वह उन्हें बहुत हिंसता से मारता है, लेकिन इन सब चीजों में सबसे ज्यादा लाभ जनरल को होता है। जनरल ने माइक को अपने हाथ का पुतुल बना लिया था और उसे इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाता था। धीरे धीरे माइक भी बहुत बदल गया। उसके अंदर पहले जैसी सरलता अब नहीं रही। लेकिन माइक की इस हालत को बिली बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वह माइक को उसकी सरलता के लिए ही बहुत पसंद करता था। यहाँ तक कि फ्यूरियस को भी ये सब पसंद नहीं था। दोनों अच्छे से समझ चुके थे कि जनरल सिर्फ माइक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हर मैच में माइक सच में नहीं जीत रहा, बल्कि जनरल की सट्टा के हिसाब से जीत रहा है। आज का मैच खत्म होने के बाद जब माइक अपने रूम में आता है तो वह अपने बाल खड़े कर रहा था और सब कुछ काट रहा था। तभी फ्यूरियस वहाँ आता है और देखता है कि माइक पूरी तरह बदल गया है। वह बिल्कुल एक माफिया गैंगस्टर जैसा लग रहा है। फ्यूरियस पहली बार माइक से बात करता है और कहता है, जाने माइक, मैं तुम्हारी सरलता को बहुत पसंद करता था। जो तुम अब दिखाने की कोशिश कर रहे हो वह असली तुम्हारा रूप नहीं है। प्लीज अपनी शक्ति के लिए अपना असली आप मत खो। इस जेल में मजबूत होना ठीक है, लेकिन ऑफिसरों के हाथ का पुतुल मत बनो। उन्हें तुम्हारे ऊपर सट्टा लगाकर जीतने दो, वे तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक बस चुपचाप उसकी बातें सुनता है और एक शब्द भी नहीं बोलता। कुछ दिन बाद रूस का इंडिपेंडेंस डे होता है। चूंकि यह एक रूसी जेल थी, इसलिए जेल में सभी इस दिन को मनाने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच बिली के पास भागने का बड़ा मौका आता है, क्योंकि वह यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहता था। उसका हर पल नरक जैसा गुजर रहा था। रात में टॉर्चर सहना उसके लिए असंभव था। इस बार उसे भागने में मदद करता है हेनरी। चूंकि जेल का हर राज्य जानता था, उसे पता था कि जेल की चाबी कहाँ रखी जाती है। हेनरी बहुत मेहनत करके बिली को जेल की चाबी लाकर देता है। बिली उसे दिल से धन्यवाद देता है और माइक से विदा लेने आता है। वह माइक को बताता है कि वह आज यहाँ से जा रहा है। इस बीच माइक का आज एक खास फाइट था। आज उसके लिए फाइट करने के लिए दूसरी जेल से फालिया नाम का एक कैदी लाया गया, जो बहुत भयानक फाइटर था। वे पहले एक दूसरे से परिचित होते हैं, लेकिन चूंकि आज इंडिपेंडेंस डे था, उन्हें थोड़ी देर के लिए आनंद करने के लिए रोक दिया जाता है। उस रात पार्टी में जब सभी डिनर में व्यस्त थे, उसी मौके का फायदा उठाकर बिली भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ जनरल आ जाता है और बिली को पकड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी ने असल में बिली को धोखा दिया था। हेनरी ने खुद जनरल को बिली के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने यह काम कुछ दवाइयों के बदले किया, क्योंकि अगर वह ये दवाइयां नहीं लेता तो वह बहुत बीमार हो जाता। जब हेनरी जनरल को बिली के बारे में सब कुछ बता रहा था, तब फ्यूरियस ने ये सब चुपचाप देखा। लेकिन बिली कभी भी यह सोच भी नहीं सकता था कि हेनरी उसके साथ ऐसा करेगा। जनरल यहाँ बिली को फिर से बंदी बना देता है। अगले दिन जेल में फिर से फाइट का आयोजन किया जाता है। फालिया को कहा जाता है कि अगर वह किसी तरह इस फाइट में जीता है तो उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा। फालिया असल में बहुत ही ताकतवर फाइटर था। उसने कई मजबूत फाइटरों को हराया था। आज माइक पहली बार फालिया के सामने लड़ रहा था, इसलिए माइक उसकी रणनीतियों को पकड़ नहीं पा रहा था। नतीजतन फालिया बहुत आसानी से मैच जीत जाता है। उस रात फालिया को उसका प्राइज दिया जाता है और वह प्राइज असल में बिली था। ऑफिसर फालिया को बिली के रूम में ले जाते हैं, लेकिन बिली आज बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है। वह आज कोई विरोध नहीं करता। अगले दिन सुबह देखा जाता है कि बिली अपने सेल में बहुत बुरी हालत में पड़ा है। उसके शरीर पर सैकड़ों चोटों के निशान थे। फालिया ने उस पर इतना टॉर्चर किया था कि अब वह अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा था। इतनी खराब हालत में भी कोई उसके पास नहीं आ रहा था। लेकिन तभी माइक बिली को देखता है। वह तुरंत बिली के पास जाता है। बिली अपनी मृत्यु से पहले माइक से कहता है कि यहाँ के सभी लोग माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
बिली माइक से कहता है कि वह किसी भी तरह उनके हाथ का पुतुल न बने। माइक को अपने असली रूप में फिर से लौटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में 100 साल तक बुरे इंसान बने रहने से बेहतर है कि कम से कम एक दिन अच्छे इंसान बनकर मरने का सुख अनुभव किया जाए। ये सब बातें कहते कहते बिली वहीं मर जाता है। बिली की यह मृत्यु माइक के दिल पर गहरा असर डालती है, क्योंकि यहाँ के हर व्यक्ति ने बिली पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। एक इंसान पर नर पशुओं जैसा टॉर्चर किया गया था। कुछ ही समय बाद उनका फाइटिंग मैच शुरू होता है, जिसमें फ्यूरियस और माइक फाइट करेंगे, लेकिन माइक के बार बार बिली की याद आ रही थी, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहता है। आज से वह अब फाइट करना ही नहीं चाहता था। इतने में फालिया वहां आता है और माइक के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। माइक आज उसे एक भी बार चोट नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन इस बीच जनरल ने माइक पर सटा लगा रखा था। माइक की इस हालत को देखकर जनरल बहुत गुस्सा होता है। माइक के ऐसे चुपचाप खड़े रहने के कारण फालिया बहुत आसानी से मैच जीत जाता है। जनरल इस पर बेहद नाराज हो जाता है, इसलिए वह माइक को सजा देने के लिए ट्रेन से वहां ले जाता है। माइक पहले ही बता चुका था कि आज के बाद वह फिर कभी फाइट नहीं करेगा। फिर देखा जाता है कि मैदान के बीच में एक पिलर के साथ माइक के हाथ ऊपर उठाकर उसे वहां बांध दिया जाता है। वहां तेज धूप थी, जिससे माइक को वहां रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। घंटों गुजर जाने के बाद भी वे माइक की बांधन नहीं खोलते। दूसरी तरफ हम फ्यूरियस को देखते हैं कि वह किसी जगह हेनरी को अकेला पाता है। वह मौका देखकर हेनरी के पास जाता है। उसके पास एक छोटा केरोसिन की बोतल भी थी। फ्यूरियस हेनरी के ऊपर केरोसिन डालने लगता है। हेनरी इस पर बहुत डर जाता है और जानना चाहता है कि फ्यूरियस उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फ्यूरियस कहता है कि क्योंकि हेनरी एक सरल और सीधा लड़के का दोस्त बनकर अंत तक उसे धोखा दिया, इसके कारण बिली को मरना पड़ा। अगर हेनरी बिली को सच में भागने देता तो बिली की जान बच सकती थी। वह बिली की मौत के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसका भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। हेनरी बार बार फ्यूरियस से माफी मांगता है, लेकिन फ्यूरियस उसके शरीर में आग लगा देता है। हेनरी वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी जनरल माइक को वहीं लटका कर रखता है। कोई भी उसे एक बार के लिए भी मदद करने नहीं आता। धूप, तूफान, बारिश सब कुछ उस पर असर डालता है, लेकिन उसे ऐसा कोई एहसास नहीं होता। वह कष्ट सहते सहते अपनी सारी भावनाएं खो चुका था। इतना कष्ट झेलने के बाद भी वह किसी भी तरह से फाइट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह फाइट करेगा तो वह जीत ही जाएगा और यहाँ के जो ऑफिसर हैं उन्हें यही चाहिए। लेकिन जनरल ने फैसला किया था कि जब तक माइक दोबारा फाइट करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उसे इसी तरह लटका कर रखा जाएगा। दूसरी तरफ जेल में दो और बड़े गैंगस्टर थे, जिनकी अपनी अपनी बहुत बड़ी टीमें थीं। ये दोनों गैंगस्टर रोज माइक की हालत को देखते थे। उन्हें माइक के लिए बहुत बुरा लगने लगा था, क्योंकि कभी एंड्रे की वजह से एक लड़का यहाँ ठीक से जी नहीं पाता था और आज माइक को इतनी भयानक तकलीफें झेलनी पड़ रही थीं। ये सब देखकर उन दो गैंगस्टरों की टीमें अब एक हो जाती हैं। अगले मैच में जब उन्हें फाइट करने को कहा गया तो दोनों साफ साफ बोल देते हैं कि वे अब सिर्फ ऑफिसरों के मनोरंजन या पैसे कमाने के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। ये सुनकर ऑफिसर बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी कैदी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था और वे हर कैदी को माइक की तरह सजा भी नहीं दे सकते थे। कैदियों के ऐसे फैसले से ऑफिसर, जनरल सब बेहद गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई फाइट ही नहीं करेगा तो वे पैसे कैसे कमाएंगे। अब कैदियों का ऐसा बगावत देखकर उनके हेड ऑफिसर ने जनरल को ऑर्डर दिया कि माइक को तुरंत आजाद किया जाए। फिर जनरल माइक को आजाद कर जेल के हॉस्पिटल में भेज देता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। बीमार हालत में भी माइक बार बार अपनी वाइफ को देख रहा था, जहां उसकी वाइफ उसे कहती है कि माइक अब बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है और वह माइक पर बहुत प्राउड महसूस करती है। ये सुनकर माइक के दिल को थोड़ी शांति मिलती है। माइक ठीक होने के बाद उसे फिर उसकी सेल में वापस लाया जाता है। फिर एक रात माइक के सेल ब्लॉक में हेड ऑफिसर आता है, जिसका नाम था रुश माइक पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि माइक की वजह से सारे कैदी अब उनके खिलाफ हो गए थे। रुश माइक के पास आकर कहता है कि अब उसे अपनी जिंदगी की आखिरी फाइट करनी होगी और चाहे वह चाहे या न चाहे वह अब इस फाइट से बच नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही सारी तैयारियां कर रखी हैं। जो भी कैदी माइक के पक्ष में थे उन सबको उन्होंने उनके सेल में लॉक कर दिया है। इसी बीच माइक कुछ कहने से पहले ही ऑफिसर वहां एक कैदी लेकर आते हैं, जिसका नाम मिलाक था। मिलाक दिखने में बिल्कुल दानव जैसा था और वह बहुत हिंसक था। दरअसल उसकी मानसिक समस्या थी और वह सामने जो भी आता उस पर भयानक हमला कर देता। इतना ही नहीं, वह एक हाथ से लगभग 2 टन तक का वजन भी उठा सकता था। इसलिए ऑफिसर उसे अब तक एक अलग सेल में बंद रखे हुए थे और जब भी किसी कैदी को मारना होता वे मिलाक के जरिए उसे मार देते थे। अब ऑफिसर मिलाक को माइक के सामने छोड़कर दूर चले जाते हैं। माइक मिलाक को देखकर बहुत डर जाता है। मिलाक तुरंत माइक पर हमला कर देता है और उसे खिलौने की तरह इधर उधर फेंकने लगता। ये देखकर ऑफिसरों को बहुत मजा आता है। एक समय तो मिलाक माइक का गला पकड़ लेता है और मारने लगता है, लेकिन उसी समय माइक के सामने एक दरवाजा था। माइक एक हाथ से उस दरवाजे पर जोर से वार करने लगता है। इससे मिलाक अचानक शांत हो जाता है और माइक को छोड़ देता है। फिर वह वहां कुछ समय चुपचाप खड़ा रहता है। मिलाक दीवार पर अपने हाथ से लगातार चोट करता रहता है और यही हमें पता चलता है कि मिलाक असल में
कोई और नहीं बल्कि वही कैदी है जो माइक के पास वाली टॉर्चर सेल में रहता था। माइक उससे हाथ से दीवार पर थपथपाकर बात करता था। मिलाक को देखते ही माइक भी समझ जाता है कि वह वही कैदी है, इसलिए वह हाथ से इशारे करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उधर जब मिलाक भी माइक को पहचान लेता है, वह माइक के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और इशारों में उससे माफी मांगने लगा है, क्योंकि मिलाक माइक को अपना दोस्त मानता था, क्योंकि इस जेल में सिर्फ माइक ही था जो मिलाक से बात करने की कोशिश करता था। मिलाक की ये हरकत देखकर ऑफिसर रश और उसके साथी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उधर जनरल माइक पर गुस्सा होकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बंदूक तान देता है। माइक चिल्लाकर कहता है कि अगर वे उसे यहाँ मार भी दें फिर भी वह उनके लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि वह किसी इंसान को उनके स्वार्थ के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सका। इधर जब मिलाक अपने दोस्त के संकट को समझता है तो वह दौड़ता हुआ आकर लगातार ऑफिसरों पर हमला करना शुरू कर देता है। वह एक एक करके हर ऑफिसर को उठाकर पटकता रहता है। मिलाक और माइक की पूरी घटना देखकर बाकी कैदी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। अब वे भी ऑफिसरों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वे सभी मिलकर हर ऑफिसर की सेल की दरवाजे तोड़ देते हैं और बाहर निकलकर ऑफिसरों से लड़ाई शुरू कर देते हैं। इस तरह वहां बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। इसी बीच दूर से आए एक ऑफिसर की गोली लगने से मिलाक वहीं मर जाता है। माइक को इसका बहुत दुख होता है। मिलाक के लिए उसे बहुत बुरा लगा है। फिर वह मिलाक को दिल से सम्मान देता है और एक कपड़े से उसका चेहरा सुंदर ढंग से ढक देता है। इधर बाकी कैदी जब ऑफिसरों के साथ लड़ाई में व्यस्त होते हैं तो माइक सीधे फ्यूरियस के पास जाता है और उससे बात करता है। वह फ्यूरियस को बताता है कि फ्यूरियस ने उसे सही कहा था कि वह हमेशा अपने असली रूप में लौट आए। भले ही वह बाहरी रूप से बदलकर बुरा दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से वह कभी भी बुरा इंसान नहीं बन सका। और बिली ने उसे एक बात कही थी जो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, कि बुरा इंसान बनकर 1000 साल जीने से एक अच्छा इंसान बनकर सिर्फ एक दिन जीना भी कहीं ज्यादा खुशी की बात है। इसके बाद माइक फ्यूरियस को अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताता है, कैसे वह जेल तक पहुंचा, उसके और उसकी वाइफ के साथ कितनी बेरहमी से हादसे हुए और इस जेल में आकर हजारों अत्याचार सहने के बाद वह खुद को बदलने के लिए मजबूर हो गया। माइक की बातें सुनकर फ्यूरियस बहुत इमोशनल हो जाता है। फ्यूरियस कहता है कि बाहर से उसे भले ही बहुत बुरा इंसान माना जाए, लेकिन असल में वह बहुत नरम दिल वाला है और वह भी कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके बाद फ्यूरियस माइक से यह भी कहता है कि वह चाहता है माइक फिर से अपनी पुरानी साधारण और सच्ची जिंदगी में लौट जाए। वह चाहता है कि माइक पहले की तरह ही एक सीधा साधा इंसान बनकर जिंदगी जिए और माइक चाहे तो फ्यूरियस उसे यहाँ से भागने में मदद भी कर सकता है। इसके बाद फ्यूरियस माइक को अपने साथ लेकर अपने सेल में ले जाता है। वह माइक को कुछ जरूरी पेपर्स देता है और कहता है कि इसमें उन सभी ऑफिसरों के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं जो इस जेल में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जेल में कैदियों के साथ किए जाने वाले अन्याय के सभी मामले भी इसमें दर्ज हैं। साथ ही यहाँ जो फाइटिंग के जरिए सट्टा लगाया जाता है उसके सारे रिकॉर्ड भी इसमें मौजूद हैं। फ्यूरियस माइक से कहता है कि वह ये सब सबूत उसके साथ ले जाए और बाद में कोर्ट में जाकर इन्हें जमा कर दे। साथ ही यूएस सरकार और मीडिया के सामने जाकर ये सारी बातें सबके सामने रखे। लेकिन जेल की इतनी भयंकर स्थिति देखकर ऑफिसर फिर से पुलिस को बुलाते हैं और जेल में और भी ऑफिसर लाकर सभी कैदियों को फिर से कैद करने लगते हैं। इस वजह से माइक के पास अब भागने का कोई मौका भी नहीं बचता। लेकिन फ्यूरियस एक प्लान बना चुका था। फ्यूरियस माइक से कहता है कि माइक को ऑफिसरों के सामने आखिरी बार फाइट करने के लिए राजी होना होगा, ताकि जब फाइट शुरू हो तो सभी ऑफिसरों का ध्यान सिर्फ फाइट पर ही रहे और इस बीच फ्यूरियस सब कुछ मैनेज कर लेगा। प्लान के अनुसार माइक फाइट के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन उसकी फाइट फालिया के साथ शुरू होती है। हर बार की तरह माइक इस फाइट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन आज के हिट से फालिया का कंधा टूट जाता है, जिससे फालिया माइक पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फालिया अपने जूते के अंदर छिपा हुआ चाकू निकालती है और माइक पर वार करने लगती है, लेकिन चाकू एक रूसी गैंगस्टर के शरीर में लग जाता है। इससे जेल के अंदर फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही यह सब होता है, जनरल माइक को मारने का फैसला करता है और उसे जेल के एक गैराज में ले जाता है, जहाँ कभी कोई इंसान प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन फ्यूरियस पहले से ही उस गैराज तक पहुंचने का रास्ता जानता था, इसलिए जैसे ही माइक को वहां ले जाया जाता है, फ्यूरियस एक गुप्त रास्ते से गैराज के अंदर पहुंच जाता है और पीछे से जनरल और उसके साथियों पर हमला करता है। वह उनके सिर पर हमला करता है और वे वहां बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद फ्यूरियस माइक से कहता है कि वह एक ऑफिसर के कपड़े पहनकर छलावा करे। माइक वही करता है और जनरल से उसका वेडिंग रिंग भी ले लेता है, जो जनरल ने पहले दिन ही उससे छीन लिया था। अब माइक यहाँ से भागने से पहले फ्यूरियस को भी अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन फ्यूरियस उसे बताता है कि वह अब उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि इस जेल में उसके पास एक और इम्पोर्टेंट काम है, जिसे पूरा करने के बाद वह यहाँ से भाग जाएगा। फ्यूरियस के प्लान के अनुसार माइक जनरल के छलावे में सीधे जाकर जनरल की गाड़ी में बैठ जाता है और बहुत आसानी से जेल से बाहर निकल जाता है। वहीं फ्यूरियस सीधे हेड ऑफिसर के कमरे में जाता है, यानी रूश नाम के उस ऑफिसर के पास। वह वहां जाकर रूश का खून निकाल देता है और उसे मार देता है, क्योंकि उसके कारण ही फ्यूरियस के पूरे परिवार को मार दिया गया था और उसकी
की पूरी जिंदगी तबाह हुई थी। रूश की मौत की खबर सुनकर अन्य पुलिस ऑफिसर वहां आते हैं, लेकिन फ्यूरियस स्वयं आत्मसमर्पण कर देता है क्योंकि उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं कि माइक यूएस गवर्नमेंट ऑफिस के बिल्कुल सामने आ गया था। वह अपनी स्वतंत्र जिंदगी में लौटकर बहुत खुश था। माइक उसी दिन जेल के खिलाफ सभी सबूत कोर्ट में जमा कर देता है और मीडिया के सामने भी जेल के बारे में सब कुछ एक्सपोज कर देता है। इस तरह लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। जेल के खिलाफ सभी इंफॉर्मेशन सबूत बन जाने के कारण जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और सभी ऑफिसरों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और चूंकि माइक ने उस बलात्कारी को अपने पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए मार डाला था, तो माइक की सभी सजाएं माफ कर दी जाती हैं। माइक फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी पत्नी जूलिया हमेशा चाहती थी। और इसी सुंदर क्षण के साथ कहानी यहीं खत्म होती है।